नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों की कक्षा 12 की सामान्य हिंदी या साहित्यिक हिंदी के बच्चे हों 18 फरवरी को जो पेपर देने जा रहे हो उस पेपर का गेस पेपर है। गेस पेपर का मतलब अनुमान ऐसा है कि यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा और देर नहीं करना है। वीडियो को शुरू करना और गारंटी मेरी है, अगर वीडियो को अंततः आपने पूरा देखा ना तो आप कहोगे मजा आ गया सर जी, मजा आ गया, मजा आ गया सर जी, यही तो एग्जाम में आया है, यही तो आएगा सर जी। तो जैसा कि देख सकते हैं कि आपके पिछले 10 साल के सभी मॉडल पेपर का पूरा निचोड़ मैंने यहाँ पर लिया है, पूरा निचोड़, एकदम निचोड़। 10 साल के जितने पेपर हैं सारे पेपरों का निचोड़ का मतलब एक एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक एक इंपॉर्टेंट बातें, छोटी से छोटी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बिना देर के आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काव्य कोच इंस्टीट्यूट में आप देख रहे हैं मनीष श्रीवास्तव को। अब होने वाली है असली जंग। आज की जो जंग है, आज की यह जंग आपके जीवन की असली जंग है। बार बार कक्षा 12 के हिंदी के पेपर को नहीं दोगे। 18 फरवरी आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा और उस दिन के लिए आज मैं आपको तैयार कर रहा हूं। क्या तैयार है आप? क्या तैयार है आप 95 प्लस के स्कोर करने के लिए? क्या आप तैयार हैं? देख सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 मोस्ट वायरल गेस्ट पेपर और इस बार यही आएगा। रट लो और रट लो मेरे भाई। 1 फरवरी की बात कर रहा हूं। 1 फरवरी यानी आज रात 8:30 बजे मैं आपको इस वीडियो को दे रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए प्यारे से वीडियो को। यहां देख सकते हैं आपका पहला पेज जिसे कहेंगे खंड का। बच्चों एग्जाम में आपके खंड का जो रहेगा वो आपको 50 मार्क देगा और ये है खंड का जो आपको 50 मार्क देगा। मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम में क्या चीजें आएंगी और कैसे आएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके पीछे आपको 10 नंबर मिलने हैं। पहला क्वेश्चन होगा हिंदी गद्य साहित्य का 5 क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन होगा वो हिंदी पद्य साहित्य का होगा। किसका होगा बच्चों? हिंदी पद्य साहित्य का। तो हिंदी गद्य साहित्य का 5 क्वेश्चन और हिंदी पद्य साहित्य का 5 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन आपके रहेंगे मेरा बच्चा एमसीक्यू, जिसके पीछे आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10। अब आगे बात आती है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। हाँ, आपके पूरे पाठों की जो संख्या है उस पाठों में से एक गद्यांश पूछा जाएगा, जिस गद्यांश का 5 प्रश्न रहेगा और अगर 5 क्वेश्चन का अच्छी तरीके से आपने आंसर दिया तो 5 into 2 इक्वल टू कितना हो गया? 10। तो आपकी हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन संदर्भ होगा और दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। ये दोनों कॉमन क्वेश्चन होंगे और ये बातें ना आपकी हिंदी के पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे उस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों में भी 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ये भी 2 क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन होंगे। अर्थात दोनों क्वेश्चन में आपके संदर्भ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेफरेंस, और रेखांकित अंश की व्याख्या जरूर पूछेगा। तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि पहला क्वेश्चन आपका हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास 5 एमसीक्यू, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास 5 एमसीक्यू, 5 + 10 हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा हिंदी गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न रहेंगे जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे। 5 × 2 = 10 हो गया मेरा बच्चा। अब आती है बात तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा सर जी? तो तीसरा क्वेश्चन हिंदी पद्यांश पर आधारित 5 क्वेश्चन रहेंगे और पद्यांश का मतलब होता है पद्य, पद्य से पद्यांश बनता है और काव्य से काव्यांश बनता है बच्चा। तो आपके जो पद्यांश रहेंगे उस पद्यांश पर आधारित 5 क्वेश्चन जो कि 2-2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। तो 5 × 2 हो गया 10। अब आती है चौथे नंबर की बात साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय देखो ध्यान दो, साहित्यिक परिचय जीवन परिचय में अंतर होता है। जब 9th 10th में आप पढ़ते हो तो आप जीवन परिचय पढ़ते हो, लेकिन जब 11 और 12 में जाते हो 11th और 12th में तो आप साहित्यिक परिचय पढ़ते हो। साहित्यिक परिचय और आपके जीवन परिचय में अंतर इतना सा है कि आपके जीवन परिचय के साथ साथ एक हेडिंग और बनानी पड़ेगी, जिस हेडिंग का नाम होगा साहित्यिक परिचय। उसमें ये बताना पड़ेगा कि जो लेखक हैं या जो कवि हैं उनका साहित्य के जीवन में क्या क्या योगदान है, उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार पाए हैं, कौन कौन से उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो उसे ही साहित्यिक परिचय कहते हैं। तो साहित्यिक परिचय जो होते हैं वो आपके गद्य के लेखक के होते हैं। गद्य में कौन होते हैं बच्चा? गद्य में हमारे लेखक होते हैं और जो पद्य होते हैं उस पद्य में हमारे कौन होते हैं? तो पद्य में हमारे कवि होते हैं। कौन होते हैं बच्चा? कवि। या हम कवित्री भी कह सकते हैं या हम रचयिता भी कह सकते हैं।
तो आपके 10 नंबर इधर हो गए, 10 नंबर इधर, 10 नंबर इधर, और 5 नंबर आपके गद्यांश के साहित्यिक परिचय, 5 नंबर आपके पद्यांश के साहित्यिक परिचय, और कहानी आएगी। क्या आएगी बच्चा? कहानी। कौन कौन सी कहानी आएगी, डरना नहीं है। इसके नीचे मैं पीडीएफ दिखाऊंगा, उस पीडीएफ में सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए बनाया हुआ हूं, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत होने ना पाए। कहानी हमारी रहेगी 5 नंबर की, और कहानी की बात करूं तो कहानी में 4 कहानियां हैं। पंचलाइट जिसको फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है, बहादुर की बात करूंगा तो अमरकांत ने लिखा है, ध्रुव यात्रा जयनंद कुमार ने लिखा है, और शिवानी का मतलब लाटी, लाटी को किसने लिखा है? शिवानी ने लिखा है। तो ये कहानी आपको लिखना होगा, कहानी का सारांश लिखना होगा मेरा बच्चा, जो कि 5 नंबर का आएगा। फिर आएगा खंडकाव्य, और हाँ, खंडकाव्य की बात करता हूं तो हर जगह का अपना अलग अलग खंडकाव्य होता है, और उस खंडकाव्य को हम अच्छे तरीके से लिखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खंडकाव्य में जो हमारे कैरेक्टर में होते हैं, नायक या नायिका, उनका चरित्र चित्रण लिखने को आता है। तो हाँ, इस बात का ध्यान देना, सामान्य हिंदी के बच्चे जो होते हैं उनको चरित्र नहीं लिखना होता, उनको केवल सारांश लिखना होता है। जैसे प्रतापगढ़ के बच्चे हैं, उनको सत्य की जीत खंडकाव्य का सारांश लिखना पड़ेगा। और एक बार फिर से दिमाग बैठाएंगे, 10 नंबर एमसीक्यू पाएंगे, 10 नंबर गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पाएंगे, 10 नंबर पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पाएंगे, और 5 नंबर आपके गद्यांश के साहित्यिक परिचय होंगे, और 5 नंबर आपके पद्यांश के जो कवि हैं उनके साहित्यिक परिचय हो गए, 5 नंबर आपकी कहानी हो गई, पंचलाइट हो गई, ध्रुव यात्रा हो गई, लाठी हो गई, या तो पंचलाइट हो गई या तो ध्रुव यात्रा हो गई, बहादुर हो गई या लाठी हो गई, और उसके बाद खंडकाव्य आएगा। खंडकाव्य कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। तो इस तरीके से हमने जोड़ा इसको, तो 10, 10 20, 10 30, 5 35, 5 40, 5 45, 5 50, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 5 35, 35 + 35 को मतलब 40, 45 45 हो गया, और 50 हो गया। तो 50 नंबर आपके खंडकाव्य में क्या हो गए? समाप्त हो गए, जो कि आपको समझ में आ गया होगा भैया। अब आते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में आता है खंडखा, जो कि आपका ये भी कितना नंबर का होता है? 50 मार्क का। कितने नंबर का होता है? 50 नंबर। इसमें आपकी स्टार्टिंग होती है संदर्भ, और हिंदी में अनुवाद। तो जो आपके गद्यांश होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? संस्कृत। तो संस्कृत में जो गद्यांश होंगे उनका संदर्भ जो रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। हिंदी में अनुवाद जो रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा? 5। इस तरीके से इसको जोड़ेंगे तो कितना नंबर हो गया? 7। और इसी तरीके से संस्कृत का जो श्लोक रहेगा उसमें भी संदर्भ रहेगा, वो भी 2 नंबर का रहेगा। हिंदी में अनुवाद वो भी 5 नंबर का। तो 5 2 कितने हो गए? 7 नंबर। हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण में ध्यान देना बच्चों, हिंदी व्याकरण जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट आता है। जैसे एग्जाम में देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां आएगा आपके, 4 देगा जिसमें 2 करना रहेगा आपको, शब्द युग्म आएंगे। शब्द युग्म मतलब पुत्र और पुत्र में एक छोटी मात्रा रहेगी, एक बड़ी मात्रा रहेगी। अब इस सब में नीचे दिखाऊंगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पर्यायवाची शब्द आएगा जिसको अंग्रेजी में सिनोनिम कहते हैं। लिखा वाक्यांशों के लिए एक नया शब्द, और लिखा वाक्यों को शुद्ध। तो ये सारी चीजें जो रहेंगी 5 चीजें हैं, और प्रत्येक आपका हिंदी व्याकरण 2-2 नंबर का है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ग्रामर का बेस है वो हमको कितना नंबर दे दिया? 10 नंबर। क्या नंबर दे दिया? 10। अब आगे बात करता हूँ, 5वां नंबर, 4था नंबर क्वेश्चन आएगा अपठित गद्यांश। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनसीन पैसेज। आपके एग्जाम में देगा जिसमें 3 क्वेश्चन देंगे। पहला और दूसरा क्वेश्चन बच्चों 2-2 नंबर का रहेगा, और तीसरा नंबर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो 2 2 4 1 5। तो अपठित गद्यांश रहेंगे वो हमको कितने नंबर देंगे? 5 नंबर देंगे। उसके बाद आएगा आपका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में ध्यान देने की बात है, कविताओं की सुंदरता बढ़ाने के लिए आपके रस का इस्तेमाल होता है, छंद का इस्तेमाल होता है, और अलंकार का इस्तेमाल होता है। तो हम ध्यान देंगे अलंकार, छंद और रस, ये सब 2-2 नंबर के आते हैं। तो कितने नंबर हो गए? 6 नंबर हो गए। फिर आता है आपका पत्र, जो कि कितने नंबर का है? 6 नंबर का। फिर आता है आपका निबंध, कितने नंबर का है? 9 नंबर का। इसको हम काउंट करेंगे, जिस तरीके से इसको काउंट किए थे वैसे इसको काउंट करेंगे। तो 7 + 7 इसको कितना हो गया? 14। 7 7 14 कितना हो गया? 14। अब आगे बात करता हूँ 10 इधर, 10 इधर, 14 + 10 इसको कितना हो गया? 24। और ऐसे ही 7 7 14, 14 10 कितना हो गया? 24 हो गया। 24 के बाद क्या करेंगे? 24 के बाद 5 को हम काउंट करेंगे, 5 को काउंट करेंगे तो हो जाएगा 29, और 29 के बाद 6 को काउंट करेंगे तो 6 को काउंट करने के बाद कितना हो जाएगा? 35, और 35 में अगर हम 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 41।
और 41 में 9 जोड़ देंगे तब आ जाएगा 50। तो इस तरीके से खंड का 50 नंबर और खंड का 50 नंबर मैंने आपको क्या कर दिया, समझा दिया मेरा बच्चा। अब आज की मेहनत में ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ये सारी चीजें मैं बच्चों को बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। बच्चे सोच रहे हैं सर आज क्लास में कुछ नया था, वो नया क्या है? तो ये रहा आपके सामने, मैंने आपके सामने बड़ी मेहनत की है बच्चों। वो मेहनत अपने लिए नहीं है, वो मेहनत आपके लिए है एग्जाम 18 तारीख। 7 दिन की मैंने स्ट्रेटेजी बनाया है, 7 दिन में किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और 7 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस चीज को कितना समय देना है। तो अब आप हो जाओ तैयार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक दिन की स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपके सामने है कि प्रत्येक दिन मेरा बच्चा क्या तो पढ़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपका दिन फर्स्ट है यानी कल से शुरुआत करनी है आपको हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का विकास और गद्य गरिमा, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। एक दिन में हमें क्या क्या पढ़ना है, कल हमें पढ़ना है हिंदी गद्य का विकास, जिसमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी। हिंदी गद्य का उत्पन्न या विकास उत्पन्न कब हुआ था, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग क्या समय काल था, इसकी समय सीमा क्या थी, गद्य की प्रमुख विधाएं क्या है, निबंध क्या है, कहानी क्या है, उपन्यास क्या है और आलोचना क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। यानी कल का शेड्यूल आपका है कि हिंदी गद्य का विकास आपको पढ़ना है और गद्य गरिमा। गद्य गरिमा की बात करता हूं तो गद्य गरिमा में कौन कौन से पाठ आते हैं। आपका पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, लिखा किसने है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। किसने लिखा बच्चा, वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा पाठ है आपका अशोक के फूल, किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तीसरा पाठ है मेरा बच्चा भाषा और आधुनिकता, किसने लिखा है, प्रोफेसर जयसुंदर रेड्डी। तो ये आपकी पहले दिन की योजना है। इस पहले दिन की योजना के अनुसार हमें 2 चीजों को पढ़ना है, हिंदी गद्य का विकास और उसके बाद क्या पढ़ना है, गद्य गरिमा। हिंदी गद्य के विकास में आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप जा करके मेरे चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वीडियो को क्या करिएगा, देख लीजिएगा। अब आती है बात गद्य गरिमा की। गद्य गरिमा में पूरे पाठों की संख्या हमारे पास 7 है बच्चा, जिसमें से 3 यहाँ हो चुके हैं। अब दूसरे दिन की जो योजना है उस दूसरे दिन की योजना में हम देखेंगे। दूसरे दिन में हमें ध्यान देना है कि जो गद्य गरिमा में हमारे 3 पाठ हो चुके हैं, उसके बाद जो बचे हुए पाठ हैं वो चौथा नंबर पाठ है रावण नरसिंह होम, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने इसको लिखा है। और 5वां नंबर है हम और हमारा आदर्श, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। निंदा रस हरिशंकर परसाई ने लिखा है। तो दूसरे दिन बच्चा इन 3 पाठों को गद्य गरिमा में बचे हुए थे जो, उसको हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। और आधा दिन जो बचा रहेगा उस आधे दिन में हम परसों की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक पाठ का प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण लेखों का साहित्यिक परिचय, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ध्यान देना है कि कथा भारती की अगर बात करें तो जो आपकी कहानी है ना बच्चा, ये कहानी हमको देगी कितना नंबर, 5 नंबर। कई नंबर देगी, 5। तो एक कहानी अगर हमें 5 नंबर देगी तो कहानी कौन कौन सी है। एक कहानी है ध्रुव यात्रा, जिसको लिखा है जयनेत कुमार ने। एक कहानी है पंचलाइट, जिसको लिखा है परीश्वरनाथ रेणु ने। एक कहानी है लाठी, जिसको लिखा है शिवानी ने। एक कहानी है बहादुर, जिसको लिखा है अमरकांत ने। तो आपको इसको दिमाग में फिट कर लेना है। बीते कई वर्षों के मॉडल पेपर उठा के देखोगे तो पंचलाइट बहादुर में से दोनों में से एक कहानी जरूर पूछता है। मैंने वीडियो को बना दिया है, चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो 2 दिन हो जाने के बाद आगे की स्टडी देखते हैं। योजना हमारे तीसरे दिन की क्या रहेगी कि मनीष सर तीसरे दिन हम सब क्या पढ़ेंगे। तो मेरा बच्चा तीसरे दिन आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी काव्य का साहित्य का विकास। भारतेंद्र युग कब से कब तक था, द्विवेदी युग कब से कब तक था, छायावाद क्या चीज है और समय काल क्या है, प्रगतिवाद क्या चीज है, इसका समय काल क्या है, नई कविता क्या चीज है। इसको आपको तीसरे दिन की योजनाओं के अनुसार पढ़ना पड़ेगा बच्चा। और लिखा है प्रत्येक युग की विशेषताएं प्लस प्रमुख कवि की रचनाएं प्लस उनको पुरस्कार कब मिला था प्लस उनकी पत्र या पत्रिका कौन सी प्रसिद्ध है, उनकी प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी हैं। और उसके बाद आपको ध्यान देना है खंड काव्य। और एक बात हमेशा ध्यान देना कि अपना बच्चा ध्यान देना कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का खंड काव्य क्या है। 2 प्रमुख पात्र का चित्रण आपकी खंड काव्य चाहे जो हो, चाहे आपका खंड काव्य हो मेरा बच्चा मुक्ति बोध, क्या हो, मुक्ति बोध हो, चाहे आपका खंड काव्य हो सत्य की जीत, क्या हो बच्चा, सत्य की जीत।
आप बेहतरीन तरीके से इस बात का ध्यान देंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले में जो खंड काव्य रहेगा वो आपके जीवन में आपको 5 नंबर दे देगा। कितना नंबर देगा बच्चा? 5। और अगर तुमको 5 नंबर पाना है मेरा बच्चा, तो तुम एक बात का ध्यान देना कि चरित्र चित्रण, क्या भैया? चरित्र चित्रण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? चित्रण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टर स्केच। क्या कहते हैं भैया? कैरेक्टर स्केच। तो आपको ध्यान देना है कि चरित्र चित्रण आपको याद करना है अपने डिस्ट्रिक्ट के खंडकाल के अनुसार। तो आपके सामने तीसरे दिन की योजना होगी। अब चौथे दिन हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो ध्यान से देखेंगे, चौथे दिन की बात कर रहा हूँ। चौथे दिन में हमारी काव्यांजलि स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी बच्चा? काव्यांजलि। और कैसी काव्यांजलि होगी? संपूर्ण होगी। कैसी होगी भैया? संपूर्ण। काव्यांजलि की बात करता हूँ तो पूरी काव्यांजलि 7 है। कितनी है? 7। हम देख सकते हैं कि पवन दूत का पहला नंबर है, जिसको लिखा है अवधेश उपाध्याय जी ने। दूसरा नंबर कैकेयी का अंताप है और उनका गीत भी है, लिखा है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। और तीसरा नंबर है आपका श्रद्धा मनु, इसमें भी गीत है बच्चा, किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। चौथा नंबर नौका विहार है, या बापू के प्रति है या परिवर्तन है, किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत ने। उसके बाद गीत है और किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिर सजग आंखें उनीती, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। ये आपका है महादेवी वर्मा का गीत है। अभिनव मनुष्य भैया और पूर्वा उर्वशी, किसकी रचना है? महादेवी रामधारी सिंह दिनकर। मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा भी इनका एक पार्ट है, किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे। आप ध्यान दीजिएगा, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, ये किसने लिखा है? आपके इसकी रचना की है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे ने। ये आपके मैंने आहुति बनकर देखा, ये इनकी पहली पंक्तियां हैं। इसके बाद ध्यान देना है कि इसको जब पढ़ना बच्चा, तो पढ़ने के बाद आएगा इस एग्जाम में, वही चीज मैं समझा रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन पूछेगा, एक पद्यांश रहेगा और 5 क्वेश्चन के आंसर देंगे तो 5 दूना 10। पहला क्वेश्चन रहेगा संदर्भ और दूसरा क्या रहेगा? रेखांकित अंश की व्याख्या। देख भी पा रहे होंगे, प्रत्येक पाठ का प्रश्न उत्तर प्लस महत्वपूर्ण कवियों का साहित्यिक परिचय, इसमें ही आपके महत्वपूर्ण कवि आते हैं, क्योंकि पद्यांश है तो पद्यांश का ही आपका साहित्यिक परिचय पूछेगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि हैं। तो ये आपके चौथे दिन की योजना हो गई। अब 5वें दिन क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? तो 5वें दिन की बात करता हूं तो 5वें दिन मेरा बच्चा, मेरे शेर, मेरे शेरनियों, मेरी लाडली बहनों, आपको हिंदी व्याकरण की ओर अग्रसर होना है, क्योंकि हिंदी व्याकरण हमको कितना नंबर देने वाला है? 10 नंबर। हिंदी व्याकरण हमको कितना नंबर देगा? 10 नंबर। इसमें कुल पॉइंट है आपके पास लोकोक्तियां, मुहावरे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के लिए एक शब्द लिखा है, एक शब्द के लिए एक, अनेक शब्दों के एक शब्द, यहाँ पर होना चाहिए अनेक शब्दों के एक शब्द। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, गलतियां होंगी, उसको सही करना पड़ेगा। अपठित गद्यांश, तो देखो अभी तक तो 5 था, लेकिन अपठित गद्यांश ये आपका व्याकरण का पार्ट है, ये 5 नंबर दे देगा। और ये आपके 1 2 3 4 5 ये मिलाएंगे तो 5 into 2 इक्वल टू कितना हो गया? 10। तो हिंदी व्याकरण में आपका 10 नंबर तो ये दे दिया, ये पांचों, और 5 नंबर कौन दे दिया? अपठित गद्यांश। तो जोड़ने के बाद कितना हो गया मेरा बच्चा? 25। तो 25 नंबर हिंदी व्याकरण आपको दे दिया। अब हिंदी व्याकरण में भी काव्य सौंदर्य आता है, तो काव्य सौंदर्य के तत्व में 3 चीजें पढ़नी है हमको, रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार। एक बात का हमेशा ध्यान देना कि तुम मेरा बच्चा जब कभी भी एग्जाम देना तो रस और अलंकार में स्पष्टीकरण, क्या भैया? स्पष्टीकरण हेडिंग जरूर डालना, क्योंकि स्पष्टीकरण हेडिंग इससे डालते हैं कि जो आप अलंकार में रस में उदाहरण डालते हैं, उस उदाहरण में क्या बातें हैं, किस वजह से वह अलंकार है, किस वजह से वह रस है, उसको आप स्पष्ट करेंगे। तो स्पष्टीकरण हेडिंग जरूर डालिएगा, ताकि आपके 6 नंबर आपके हाथ में आ जाएं। तो आपका रस हो गया, रस में आपको श्रृंगार रस पढ़ के जाना है, वीर रस, करुण रस, शांत रस। और अलंकार में आपको अनुप्रास, यमक, श्रेष्ठ, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा मैंने पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं वीडियो फिर से डालूंगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक है मेरा बच्चा। हाँ, शब्दालंकार, अर्थालंकार 2 भेद होते हैं। शब्दालंकार के जो 3 भेद होते हैं, उसमें अनुप्रास आता है, यमक आता है और शेष आता है।
और जो आपका अर्थालंकार होता है उसमें आपका आता है उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा, तीनों, और इधर तीन इधर। अगर इसका समावेश कर देंगे, इसको अगर हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अथवा करके एग्जाम में पूछेगा तो 3 इधर पढ़ के जाना है, 3 इधर, यानी अनुप्रास, यमक, शेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो कंफर्म है कि 2 नंबर कहीं जा सकता नहीं है। अब इसके बाद आपके रस में श्रृंगार रस बहुत आवश्यक है, वीर रस हो गया, करुण रस हो गया, हास रस हो गया, शांत रस हो गया, इसको पढ़ के जाना है और इसका अस्थायी भाव भी पढ़ना है। ओके डियर। छंद की बात करता हूं तो छंद में आपके आते हैं चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडैया। तो दोहा और चौपाई जरूर याद कर जाइए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं लिखना होता है, इसमें जो आपके उदाहरण होते हैं उन उदाहरणों पर मात्रा लगानी है। क्या लगानी है बच्चा? मात्रा। तो ये आपके 5वें दिन की योजना थी जो कि मैंने आपको बता दिया। ये 6वें दिन की योजना में 6वें दिन में क्या पढ़ना है मेरा बच्चा आपको? तो 6वें दिन में आपको जो पढ़ना है भैया वो स्टार्टिंग होती है संस्कृत दिग्दर्शिका से। एक बात का ध्यान देना कि जब आप संस्कृत का संदर्भ लिखोगे इसमें तो संस्कृत दिग्दर्शिका होता है, और कक्षा 9-10 के जो बच्चे होते हैं उनकी किताब का नाम होता है संस्कृत परिचायिका। क्या होता है? संस्कृत परिचायिका। संदर्भ जब आप हेडिंग डालेंगे तो इस बात का आप ध्यान देंगे कि आपके संस्कृत में, चाहे आप संस्कृत का गद्य सीखो, चाहे आप संस्कृत के श्लोकों का गद्य सीखो, वहां पर कोई लेखक उखक नहीं होते, वहां पर कोई लेखक नहीं होते। सीधा सीधा आपको लिखना पड़ता है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मदन मोहन मालवीय है, तो लिखेंगे महामना मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से उद्धृत। क्या हुआ है? उद्धृत है। तो इस बात का ध्यान देना है कि इसमें कोई लेखक होते नहीं है। जैसे आपको पाठ कौन कौन सा पढ़ना है? भोजधार्य पढ़ना है, आत्मक एवं सर्वक पढ़ना है, संस्कृत भाषा महत्व पढ़ना है, जातक कथा आपको पढ़ना है, सुभाषित पढ़ना है, महामना मालवीय पढ़ना है। महामना क्या है? उपाधि दी गई किसको? मदन मोहन मालवीय को बच्चा, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। पंचशील सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें पूरे पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एक पाठ जो है ये आपका है सुभाषित। इसमें कुल 15 श्लोक हैं, और अगर इन संस्कृत के 15 श्लोकों को मेरे बच्चों ने पढ़ लिया तो आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम में इन्हीं श्लोकों में से आपका एक श्लोक आएगा जो कि 2 नंबर संदर्भ में, 5 नंबर हिंदी में अनुवाद पढ़ देगा। तो इसको जोड़ने के बाद हमें मिलेगा कितना नंबर? 7। तो गद्यांश को अगर पढ़ना है तो आप आत्मा के सर्वग याद करना, संस्कृत भाषा महत्तम को, जातक कथा को, मदन मोहन मालवीय का पाठ है महामना मदन मोहन मालवीय, पंचशील सिद्धांत। लेकिन अगर आप श्लोक को पढ़ना है तो केवल एक मात्र पाठ पढ़ के जाओ, इसी से आपका फंस जाएगा। तो दोनों को मिलाकर हमको मिलेगा कितना? 7 + 7 इक्वल टू कितना? 14। तो 14 नंबर की तैयारी किस दिन होगी आपकी? 14 नंबर की तैयारी आपकी 6वें दिन होगी बच्चा। कौन करवाएगा? मैं करवाऊंगा। आगे देखते हैं 7वें दिन, और आज का लास्ट है यह योजना। तो इसके बाद हम लोग अपने पेपर के ऊपर आएंगे। देखा 7वें दिन लेखन अभ्यास होगा। लेखन अभ्यास का मतलब लिखने की कला फुल रिवीजन के साथ होगा बच्चा, जिसमें आपके 2 टॉपिक रहेंगे। एक आपका पत्र लेखन रहेगा जो को आपको एग्जाम में कितना नंबर देगा? 6 नंबर देगा। एक आपका निबंध रहेगा जो कि आपके एग्जाम में कितना नंबर देगा? आपको 9। और 9 और 6 को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो 9 और 6 को जोड़ने के बाद हमको कितना नंबर मिलेगा? 15। तो अगर 15 नंबर पाना है तो आपको 7वें दिन इस स्ट्रेटेजी पढ़ना है। आपको पत्र लेखन की तैयारी करनी है और आपको निबंध की तैयारी करनी है। मैं दोनों के बारे में बता रहा हूं कि आपका औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इसके लिखने की ट्रिक होती है, और 8 तरीके होते हैं, 8 नंबर होता है औपचारिक पत्र लिखने का, और 6 तरीके होते हैं आपके अनौपचारिक को लिखने का। वो सारी वीडियो में आपके 7वें दिन में आपको बताऊंगा। आपको तनिक भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी आप निबंध की बात करेंगे वहां सबसे पहले हेडिंग आपकी रहेगी रूपरेखा, और रूपरेखा के बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद आप उसके प्रसार को लिखेंगे कि इसमें कितनी अंदर हेडिंग है, और उस हेडिंग के बाद आपको अंतिम हेडिंग बनना पड़ेगा उपसंहार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों कंक्लूजन। क्या कहते हैं बच्चा? कंक्लूजन। अब आगे देखते हैं 7 दिन की तैयारी होगी। कितने दिन तैयारी? 7 दिन। एक बार फिर देखेंगे, मैं मनीष श्रीवास्तव आज के पेपर में आपको गेस्ट पेपर में
मोस्ट वायरल पेपर के बारे में बताया कि 1 फरवरी है आज 8:30 बजे इस वीडियो को मैंने शुरू किया है और आपके सामने पढ़ना क्या है, खंड का में ये सारी चीजें आएंगी, खंड खा में ये सारी चीजें आएंगी। रफ में आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। आपको पहले दिन में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि पहले दिन का जो योजना रहेगा उसमें आपके हिंदी गद्य का विकास पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपके 10 नंबर आपको मिलेंगे। हिंदी गद्य का उत्पन्न विकास कब हुआ, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग, यह गद्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है, निबंध कहानी और उपन्यास आलोचना। उसके बाद गद्य गरिमा में 6 पाठ है, 6वें पाठ में 3 पाठ आप पहले दिन पढ़ेंगे, जिसमें पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, उसके बाद अशोक का फूल, फिर भाषा और आधुनिकता। और दूसरे दिन की योजना में मैंने आपको बताया कि गद्य गरिमा में बचे हुए 3 पाठ हैं, जिसका नाम है रावण नरसिंह होम, हम और हमारा आदर्श, निंदा रस, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा दूसरे दिन। इसके साथ ही साथ कथा भारती की ओर जाएंगे, जो कि कहानी है, कहानियां 4 हैं, एक पंचराइट है, एक बहादुर है और एक आपकी ध्रुव यात्रा और एक आपकी है घाटी, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो 2 दिन में आपके ये तैयार हो जाएंगे बच्चा। तीसरे दिन की योजना में मैंने आपको सिखाया है कि तीसरे दिन मेरा बच्चा भारतीय युग क्या है, द्वितीय युग क्या है, छायावाद युग क्या है, प्रगतिवाद युग क्या है, नई कविता क्या है, इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। और साथ ही साथ अपने डिस्ट्रिक्ट में चीजें में जो खंड काव्य लगते हैं, तो अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन से खंड काव्य है, आप उस खंड काव्य की अच्छे से तैयारी करिए। 8 साइड के यदि बच्चे हो आप तो चरित्र चित्रण जरूर याद करेंगे। जैसे प्रतापगढ़ में सत्य की जीत है तो द्रौपदी का चरित्र चित्रण हो गया, कहानी की नायिका है उसके बारे में बच्चों को लिखना पड़ेगा। तो 5 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे बच्चा। तीसरे दिन की योजना मैंने आपको बताया कि आपकी काव्यांजलि स्टार्ट होगी, काव्यांजलि जो स्टार्ट होगी उसमें आपके कुल 7 पाठ हैं और 7 कविताओं को पढ़ना पड़ेगा। पहली है पवन दूत क्या, दूसरी है कैकेयी का अंताप मैथिली शरणगुप्त की है, तीसरी आपके सामने देख रहे हैं श्रद्धामन हो गई, चौथा वियोग का नौका विहार, 5वां गीत हो गया और 6वां अभिनव मनस हो गया, 7वां आपका मैंने आहुति बनकर देखा। उसके बाद आपको चौथे नंबर के बाद 5वें दिन तैयार करना पड़ेगा क्या, हिंदी व्याकरण। कुल पॉइंट कितने हैं, 5 पॉइंटों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। लोकोक्तियां, मुहावरे, शब्दों में सूत्र अंतर, अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन। और 5 नंबर का आता है आपठित गद्यांश। मैंने बताया कि 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो इस तरीके से 5 नंबर हो गए बच्चा। काव्य सौंदर्य में 3 चीजें आती हैं जो कि कविता की सुंदरता को बढ़ाती हैं। रस होता है, छंद होता है, अलंकार होता है। रस और अलंकार में हम स्पष्टीकरण हेडिंग जरूर डालेंगे, लेकिन आपके छंद में नहीं डालेंगे। वहां पर जो उदाहरण होगा उसके ऊपर मात्रा को जरूर दर्शाएंगे। आगे देखते हैं बच्चा भैया। 6वें दिन की योजना में संस्कृत की शुरुआत होती है। कुल पाठ 7 हैं, 7 पाठों को पढ़ना है, जिसमें आपका 5वां नंबर पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभाषित प्रदान, क्योंकि संस्कृत गद्यांश और संस्कृत श्लोक ये दोनों मिला करके हमें एग्जाम में 14 नंबर देंगे। पहले पाठ का नाम है बोधधारण, दूसरे का नाम है आत्मक एवं सर्वज्ञ, तीसरे का नाम है संस्कृत भाषा महत्व, चौथे का नाम है गाथा कथा, 5वें का नाम है सुभाषित प्रदान और 6वें का नाम है महामना मालवी और 65वें का नाम है पंचशील सिद्धांत। और उसके बाद हमारी बात आती है पत्र लेखन की। पत्र लेखन की अगर बात करते हैं तो आपका 7वां दिन रहेगा, जिसमें आपके निबंध और पत्र लेखन करेंगे। क्या आपको इतना समझ में आ गया बच्चों? ये 7 दिन की योजना समझ में आई। अब आओ आज की डबल मेहनत शुरू करते हैं। तो ये रही आज की डबल मेहनत। अब मैं इसमें बताना चाहता हूं कि हमारे जो लेखक हैं वो आपके गद्यांश में कुल 6 हैं। पहले लेखक का नाम है वासुदेव शरणगवाल, जिन्होंने राष्ट्र का स्वरूप लिखा है। दूसरे लेखक का नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिसने लिखा है रावण नरसिंह होम। तीसरे लेखक का नाम है डॉक्टर द्विवेदी, जिसने लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसने लिखा है अशोक के फूल। चौथे पाठ का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जिसने लिखा है भाषा और आधुनिकता। और 5वें पाठ का नाम है हरिशंकर प्रसाई, जिसने लिखा है निंदा रस। क्या लिखा भैया? निंदा रस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसने क्या इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या लिखा है? हम और हमारा आदर्श। आगे देखते हैं अब कवि कितने हैं? 7 है बच्चा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है पवन दूत का, मैथिली शरणगुप्त ने लिखा है कैकेयी का अंताप, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है श्रद्धामनु, सुमित्रानंद पद ने लिखा है परिवर्तन, नौका विहार, महादेव वर्मा ने गीत लिखा है, रामधारी सिंधकर ने लिखा है अभिनव मनस,
सच्चिदानंद हीरा नवासा अज्ञान लिखा है, मैंने आहुति बनकर देखा। तो आपको रट लेना है कि कौन से लेखक ने क्या पाठ लिखा है और किस कवि ने कौन सी कविता को लिखा है, इतना याद करिए। तो 2 नंबर यहाँ से, क्योंकि संदर्भ यहीं से बनेगा, 2 नंबर यहाँ से, संदर्भ यहीं से बनेगा। तो 100 में 4 नंबर क्लियर हो गए इस पेज से, अगर आपको ये दिमाग में बैठ गया तो। अब आते हैं आगे, मेहनत क्या है भैया। तो आगे की मेहनत मेरा बच्चा ये रही आपके सामने जो गद्यांश के हमारे लेखक हैं, उन गद्यांश के लेखकों के यहाँ पर नाम है वासुदेव सरनवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हो गए, हजारी प्रसाद हो गए और सुंदर रेड्डी हो गए। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनका जन्म कब हुआ इसको रट डालो, मृत्यु कब हुई इसको रट डालो, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है इसको रट डालो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तुरंत देर मत करिए। अगर आपने एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया तो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा कि वासुदेव सरनवाल का जन्म कब हुआ था, तो कब मरे थे, उनकी क्या रचना है। आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कब जन्म लिए थे, कब मरे थे, उनकी क्या रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब जन्म लिए थे, कब मरे थे, उनकी क्या रचना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी कब जन्म लिए थे, कब मरे थे, उनकी क्या रचना है। इस तरीके से आगे देखेंगे। आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, आगे हमारे हरिशंकर परसाई आते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं, जो कि 2 पार्ट बचा था, 4 उधर हो गए थे, 2 इधर थे। हरिशंकर परसाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जन्म कब हुआ था बच्चा और कहाँ पर हुआ था ये भी है। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, तमिलनाडु कह सकते हैं। मृत्यु कब हुई थी यहाँ पर दिया गया है और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं यहाँ पर। तो ये आपके किसके हो गए, आपके गद्य के जितने लेखक हैं उनके साहित्यिक परिचय हो गया बच्चा। इस तरीके से आप याद करके एग्जाम में लिख लेंगे। अब आते हैं हिंदी पद्य के जितने महत्वपूर्ण कवि हैं उनके आपके साहित्यिक परिचय कैसे हमारा बच्चा एग्जाम में लिखेगा। तो ये रहा हमारा लाडवा आपके सामने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, और उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी मेरा बच्चा, और उनकी रचनाएं कब थी। तो ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कब हुआ, कब मरे, क्या रचना है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ, कब मरे, उनकी क्या रचना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, कब मरे, उनकी क्या रचना है। सुमित्रा नंदन पंत कब मरे और कब उनका जन्म हुआ, उनकी क्या रचना है। इसी के जस्ट ऊपर की अगर बात करूंगा तो आपके हिंदी पद्यांश के कितने कवि हैं, महादेव वर्मा बच्चे हैं भी, रामधारी सिंह बच्चे हैं भी, अज्ञे बच्चे हैं भी। इनका भी जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इनकी रचना क्या है। सारी चीजें आपके सामने मेहनत की गई है। थोड़ी सी मेहनत आप करनी है। तबीयत मेरी ठीक नहीं बच्चा, इसलिए मैं खुल के पढ़ा नहीं पा रहा हूँ और थोड़ी सी आपसे क्षमा चाहता हूँ। खुल के पढ़ाने का मतलब अपनी पूरी एनर्जी के साथ मैं क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, परंतु मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूँ, आपके लिए खड़ा हूँ कि मेरा बच्चा आपका पेपर है। तबीयत ठीक होगी या नहीं ठीक होगी वो डाउट नहीं, वो चीज नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा हूँ, ये मेरे लिए उचित है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपकी ये पाठ समापन की ओर है। हो गया आपका आज का पीडीएफ। इसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब जिस तरीके से मैंने शेड्यूल बनाया है, यानी कहने का मतलब है कि जो शेड्यूल बना हुआ है, जिस शेड्यूल से मुझे पढ़ाना है प्रतिदिन, उस शेड्यूल के 1 से 7 दिन के जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल से मैं क्या करूंगा, सारे टॉपिकों को क्लियर करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें आपके सामने हैं। आज की मेहनत यहीं पर क्या होगी, समाप्त हो गई। तो ये था आज का प्यारा सेशन। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन जरूर दबा देंगे और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।